फैसल, ये सूरत भी निकलती है, आपको लगता है कि अब इसराइल ने अगर हमला किया, मजीद स्ट्राइक्स की, उसके बाद ईरान दोबारा हमला नहीं करेगा, या ईरान इससे बड़ा हमला करने की पोजीशन में नहीं है और वाकई में वो इतना ज़्यादा मजबूर हो जाएगा कि बाय द एंड ऑफ इट कुछ भी डील जैसी भी अमेरिका या इसराइल चाहते हैं उनके हाथों में प्ले कर लेगा और मजबूरी में जो भी आएगा सामने उसको उसके ऊपर आमादा हो जाएगा? आप देखिए कि ईरान अपने साइज में, आबादी में इसराइल से बहुत बड़ा है। कम से कम 74-75 इसराइल हों तो एक ईरान बनता है। लेकिन जो लोगों को ये लगता है कि उसकी बड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक, उसका असैसिन होना, उसका टारगेट किलर होना इसराइल की कोई ताकत है, तो उनको समझना चाहिए कि असैसिन होना कोई नेशन की बहुत बड़ी पावर नहीं होती। ये उसकी कमजोरी है कि 70-80 साल में उसको मुसलसल असैसिनेशंस करके ही जिंदा रहना पड़ रहा है। लेकिन हिस्टोरियंस ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि वाकयात हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। हमने हमने पिछली 5 जंगों में देखा, और कम से कम 4 जंगों में हमने हमने देखा, 56 में, 67 में, 73 में, 82 में, सिवाय 82 की जंग के, हर जंग में इसराइल कम से कम बेचारे मिस्र के 200 तैयारे तबाह कर दिया करता था, कभी 300, कभी 400। इन सारी चारों जंगों में उसने 1200 से ऊपर इनके जेट्स तबाह कर दिए, इनके फाइटर जेट्स, और डिसाइसिव विक्ट्रीज ली, कभी 6 दिन में, कभी 7 दिन में। अब मुसलसल ये दूसरा साल है कि वो गजा के ऊपर भी कुछ नहीं कर पा रहा, और ईरान के ऊपर एक डिसाइसिव विक्ट्री तो बहुत दूर की बात है, वो इसका एटमी प्रोग्राम रोल बैक भी नहीं कर पा रहा। तो जो ईरान की, जो इसराइल की सलाहियत थी डिसाइसिव अटैक करके जीतने की, वो हर गुजरते साल के साथ कम होती जा रही है। इसलिए नहीं कि इसराइल कमजोर हो रहा है, इसलिए कि अरब ममालिक और ईरान जितने कमजोर पहले थे अब इतने कमजोर नहीं रहे। अगर आज भी ईरान में एक अच्छी गवर्नमेंट आ जाए, लोग जिसके जिसके साथ हों, या आयतुल्ला अपनी जगह किसी बेहतर शख्स को रिप्लेस रिप्लेस कर लें, तो आप देखिएगा एकदम से सूरत हाल बदल जाएगी। जहां तक ये बात है कि वो डायलॉग की मेज पर आके किस हद तक बिछ जाएंगे, मेरा ख्याल है कि अब उसका चांस कम होता जा रहा है, बहुत कम हो गया है, क्योंकि दुनिया के सामने ये मिसालें हैं कि वर्ल्ड इज ऑन फ्री फॉल, देयर इज नो वर्ल्ड ऑर्डर नाउ। तो अब हर शख्स अपनी मैक्सिमम ताकत के ऊपर अपने पांव जमाना चाहेगा, और उसके लिए ये खुदकुशी होगी कि वो जितनी सलाहियत हासिल कर चुका है उससे पीछे जाए। बट हाँ, फैसल, वो एक जितना ऐसा डैमेज किया है achievement नहीं कर इसराइल ने अभी सकता। ईरान को, आपको लगता है कि लीना, उसके मुझे बाद मौका भी, दीजिए। ऑफ कोर्स उसके बाद भी इतनी इतनी सख्त बची है ईरान के अंदर कि वो इतना बड़ा कोई हमला कर सके? एंड ऑफ कोर्स उसकी जो ताकत है वो डिराइव होती है उसके न्यूक्लियर एसिड से, जिसका अभी तक ऑफिशियली किसी को कुछ इल्म नहीं है। क्या आपको लगता है अभी भी वो कैपेबिलिटी ईरान के अंदर है कि कहीं ना कहीं वो वेपन और वॉरहेड में उसको कन्वर्ट कर सकता है और बिल्कुल जल्दी? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए देखिए डर्टी बम तो वो अभी भी बना सकता है ना। हाँ। बात ये है लॉन्ग टर्म की। देखिए मैं मुसलसल बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की। एक है वॉर और एक है लड़ाई। लड़ाई आप हार सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वॉर तो इसराइल की ये है ना कि उसका क्वालिटेटिव एज पूरे मिडल ईस्ट के एक एक मुल्क पर हो, जो उसके ऊपर कोई भी बट सर, डिसाइसिव अगर वो अटैक। लड़ाई में इतने ज़्यादा अहदाफ को निशाना बना दे ईरान के कि ईरान उठकर अपनी टांगों पे खड़ा ना हो पाए, तो फिर उस लड़ाई से ईरान को क्या हासिल हुआ? और इसराइल ने तो जो मोटिव हासिल करना था वो कर लिया। अब मैं इसके देखिए ऊपर सर। इसराइल का मोटिव है, हाँ। देखिए इसराइल का मोटिव है ईरान को एटमी हथियार तक पहुंचने से रोकना। हाँ। आज की डेट तक, 14 जून तक, वो इस अपने गोल को अचीव नहीं कर सका। ये मैं बात कह रहा और आपको लगता है आगे भी नहीं कर पाएगा? हूं, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए अमेरिका की मदद जरूरी है। अमेरिका तो मदद नहीं, वैसे बेनजीर भी कुछ ऐड करना चाह रही थी, फिर विल कम बैक टू दिस। अलीना, देखिए, इसराइल की जब हम कैपेबिलिटीज की हाँ। बात करते हैं तो हम सिर्फ मुसाद की बात नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स। इसराइल का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है, और वो है एक सोल सुपर पावर मुल्क में अमेरिका। इस वक्त जो अनरिस्ट्रेन्ड उनको कैपेसिटी दे रहा है कि वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप पे कोई हमला करेगा हम आपको डिफेंड करेंगे, जो इस वक्त उन्होंने किया। जब ईरान के मिसाइल्स आए तो अमेरिका ने उनको डिफेंड किया, फ्रांस ने कहा हम आपको डिफेंड करेंगे, जर्मनी कहा कहा कि हम आपका साथ देंगे, जॉर्डन ने कुछ ड्रोन शूट डाउन भी किए हाँ। क्योंकि उन्होंने कहा ये हमारी टेरिटरी पे गिर सकते थे। तो इसराइल की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात नहीं कर रहे, हम एक बहुत बड़ा जो उनके पीछे सपोर्टर है। अब आप जब न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात करते हैं तो ये रिकॉर्डेड है कि बहुत सी ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज अंडरग्राउंड होती हैं। अगर इनको टारगेट करना है तो उसके लिए आपको अमेरिका के पास सिर्फ वो बॉम्ब्स हैं जिनका मैं नाम भूल रही हूं, पर वो बॉम्ब्स हैं जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी में जाके उसको टारगेट कर सकते हैं। इसराइल के पास नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो इसराइल लेकिन के एक नेशनल चीज, हाँ। सिक्योरिटी एडवाइजर है,
वो अभी स्टेटमेंट उनकी आई, उनका इजराइल का एक चैनल है, चैनल 13, उन्होंने कहा कि देखिए सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन से किसी का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो खत्म नहीं हो सकता। अच्छा, इससे अब आप क्या लगता है? इससे तो लगता ये है कि ये प्लान था कि आप ईरान को कमजोर करें, उसकी कैपेबिलिटी को जितना भी हो सके कम करें, नुकसान पहुंचाएं, ताकि वो एक वीक पोजीशन में आके नेगोशिएशन टेबल पे बैठे। अब ये एलिना ट्रंप के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो डील नहीं चाहते, वो सरेंडर चाहते हैं। कि एक तरफ, क्योंकि इसको सरेंडर ही कहते हैं ना, कि एक तरफ आप कमजोर हो और फिर अपनी टर्म्स बनवा लो। बिल्कुल सही, उनको निशाना बनाए। तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि जो भी मैं कहूं वो मेरी बात माने। तो ये जो सरेंडर है, अब इस पे ईरान तैयार होगा या नहीं, ये हमने देखना है। आपकी क्या इसके ऊपर असेसमेंट है? मैं ये वो जो बात कर रही हैं वो JBU-57 है, और वो B2 बॉम्बर से ही फायर होगा, और वो इसराइल के पास नहीं है। और बिल्कुल उन्होंने ठीक ठीक कहा, 100% मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ बेनजीर से। जब तक अमेरिका मदद नहीं करेगा, इसराइल तनहा किसी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को नहीं, बट मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हम बार बार मिलिट्री ऑब्जेक्टिव की बात करें, लेकिन इस वक्त तक तो ये इस्टेब्लिश हो रहा है ना कि सिर्फ स्पेसिफिक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो है भी नहीं ना इनका। क्रिपल करना सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद आगे वो चाहते हैं कि वर्क नहीं करता। क्रिपल करना लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करता। ये जो थ्योरी है ना कि हम किसी को मार मार के सबड्यू कर देंगे, ये पूरी इंसानी तारीख में ये थ्योरी, ताकत का ये फॉर्मूला गलत साबित हो चुका है। आज तक छोटी से छोटी कम्युनिटी भी सबड्यू नहीं हुई मार खाने के बाद। सिर्फ और सिर्फ एक आपको यूरोप में एक मिसाल नजर आएगी, सर्बिया में, कि बम तो फिर आगे आप ये कह रहे हैं ना कि बेसिकली वो इंटरनली कोई रेवोल्यूशन या कोई चेंज आएगा तो उसको वो डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, ऐसे ही कह रहे हैं ना आप? देखिए, वो चाहते हैं क्योस। उनके लिए बेहतरीन चीज है क्योस, जो वो मुंह से नहीं कहते लेकिन चाहते हैं। लिबिया में सर हम इसी की तरफ तो ये सब कुछ घूम के इसी डिस्कशन की तरफ तो हम आ रहे हैं कि स्टार्टेड विद वो कि इस वक्त क्या रिजाइन कर देना है, इस वक्त क्या जो आपकी लीडरशिप चेंज है वो फिर किस तरह से इनेविटेबली क्योस की तरफ नहीं जाएगा। एक सेकंड फैसल, बातें से थोड़ी चेंज करेंगे। ओके फैसल, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। फखर भी कुछ कहना चाह रहे हैं मदर साहब, अगर फखर की पहले बात सुने फिर मैं आपके पास आती हूँ। फखर। अलीना, देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जो इसराइल अकेले, जो मैंने पहले भी बताया कि जो ईरान की एटमी कुव्वत है या ताकत है वो उसको ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन उसके हवाले से आज का ही जो नेतन्याहू का अगर बयान आप देखें तो उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि हमारे पास जो अहदाफ थे इस्फहान में, जिस तरह से न्यूक्लियर के हवाले से एक नियर टू जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो फैसिलिटी थी, वो हमने तबाह कर दी है। उसके साथ साथ जो नेटेंस वाला था उसका तो जो UN सिक्योरिटी काउंसिल को IAEA के जो सरबराह हैं उन्होंने ये बताया है कि जो अबव ग्राउंड जो इनकी 60% तक यूरेनियम इनरिचमेंट की कैपेबिलिटी थी वो हमने डिस्ट्रॉय कर दी है। फिर उसके साथ साथ जो कुम का जो अंडरग्राउंड जो पहाड़ियों के नीचे जो एक इनका इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर प्लांट है फोर्डो, उसका वो कहते हैं कि हमारा जो मेन टारगेट है अब वो है। तो ये जो कोशिश जो इजराइल की तरफ से ये पूरी होगी कि ईरान का जो न्यूक्लियर जो एक कैपेबिलिटी है उसको लॉन्ग टर्म तक के लिए जो है वो डिसेबल कर दिया जाए ताकि ये परस्यू ना कर सके। आई थिंक ये दोनों चीजें तो कि एक तो इसराइल अकेला नहीं है, वो कल ही हमने स्टैब्लिश कर लिया था जब डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट भी आ गई, खुलकर सामने आ गए, उसके बाद भी जो कह रहे हैं अमेरिका सब कुछ। दूसरी बात ये कि उनका न्यूक्लियर फैसिलिटीज को करना था। तो आई थिंक दिस इज क्लियर बाय नाउ। एक चीज मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगी, पहले मदर साहब का पॉइंट लेते हैं, देन विल हेड ऑन टू फैसल। देखिए, इंटरनली जो आपने देखा होगा लास्ट ईयर या उससे पहले ईरान में पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ था। पॉलिटिकल अनरेस्ट के नतीजे बहुत सी इस तरह की इत्तलात थी कि उसको अमेरिकन बैकिंग हासिल थी उस पॉलिटिकल अनरेस्ट को, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। ईरान के अंदर सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि ईरान के अंदर जो क्लर्जी है उसको, जो पार्लियामेंट है उसको ज़्यादा फ्रीडम देने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल फ्रीडम ईरान में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अब जो भी होता है चाहे अपोजिशन का लीडर भी हो तो वो अंडर सुप्रीम लीडर ही वो रहता है। तो ईरान के अंदर रिफॉर्म्स आती रही हैं, पोस्ट रेवोल्यूशन बहुत सी रिफॉर्म्स आई हैं, लेकिन हेड सुप्रीम लीडर ही रहे हैं उसके अंदर। और मतलब आप कह रहे हैं नजरियाती लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम हो और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको थोड़ा ज़्यादा इख्तियार दिया जाए तो मौजूदा सेटअप में ही बेहतरी आ सकती है। फैसल, आपकी तरफ यही चीज़ लेके आऊँगी, प्लीज़ क्विकली इसको सम अप कीजिएगा। जी, मैं एक बड़ा अहम पॉइंट, मुझे अभी अंदाज़ा हुआ कि इसको गलत समझा जा रहा है या शायद मैं समझा नहीं
पा रहा कि जब हम ये बात करते हैं कि अमेरिका की मदद के बगैर ईरान का एटमी प्रोग्राम डिसमेंटल नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी बैकिंग कर रहा हो या उसके लिए जासूसी कर रहा हो। उसका मतलब ये है कि वो ऑन ग्राउंड अपने वेपन्स के साथ, B-2 बम्बार के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ पूरी तरह एक्टिवली हार्ड परसुएट में हो। वो हॉट परसुएट में उसी तरह शामिल हो जैसे अफगानिस्तान में आया, जैसे वियतनाम में आया। इस तरह जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक ये काम नहीं होगा। उससे ये मुराद है जो है बैकिंग करना, बैकिंग वो करेंगे। और जब आप एक बुली को कहते हैं कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, आपके ऊपर अटैक आएगा तो हम डिफेंस करेंगे, इसका मतलब अनलिमिटेड ऑफेंस की उसको इजाजत है। लेकिन ये अनलिमिटेड ऑफेंस भी ईरान का एटमी प्रोग्राम को मुस्तकिल तबाह नहीं कर सकता जब तक अमेरिका ऑन ग्राउंड उसके साथ, अपने प्लेन्स के साथ, अपनी अपने अपने पूरी माइट के साथ हॉट परसुएट में नहीं आएगा, जो कि वो अब तक आने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये एक और मतलब चीज़ है। बताएं, हम लोग ये बात कर रहे हैं बार बार कि जो ज़ेरे ज़मीन उनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको निशाना अमेरिकन हथियारों के ज़रिए बनाया जा सकता है। आपको लगता है अमेरिका ये करना भी चाहेगा? क्योंकि ज़ाहिरी बात है उससे तो फिर जो जो जौहरी मवाद है उसकी लीकेजेस भी होंगी, वो तो एक अलग मामला खुल जाएगा। देखिए, मैंने जो बात की कि आयतुल्लाह को चाहिए, सुप्रीम लीडर को चाहिए कि अपनी ठीक जगह है। किसी यंग आदमी को लेके, उसकी वजह यह है कि देखिए अब वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है उनकी सारी एस्टेब्लिशमेंट। जब एस्टेब्लिशमेंट कॉम्प्रोमाइज हो तो ओके। बगैर हमले के ही वो सारा उनका ठीक है। सिस्टम डिसमेंटल हो सकता है। एक वायरस से, एक जासूसी से वो तमाम सिस्टम रोल बैक हो सकता है, जो बॉम्ब से भी बेसिकली नहीं होने वाला था। लिहाजा अब वहां जरूरत है तो सर ईरान के। ये क्या वो है, गारंटी है कि जो अगला सिस्टम आएगा या अगले जो चेहरे आएंगे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे? देखिए, वही चेंज, जब नेशंस मुश्किल में हैं तो वो तब्दीलियां कोशिश करती हैं ना, कोशिश करती हैं। इसराइल आज अगर ताकतवर है तो आप देखेंगे वो अच्छा, ओके। हर और जंग से जल्दी से पहले ये भी बता कमर दें होता है। कि सबसे बड़ा जंगों के दरमियान में एसेट होता है कि कौम मुत्तहिद हो। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ से कौम डिवाइड नहीं होगी मजीद, बल्कि इकट्ठी हो जाएगी? अगर वो रिफॉर्म्स की तरफ आएंगे, चेंज की तरफ आएंगे, चेंज ऑलवेज ओके। ब्रिंग गुड वाइब्स। और मुझे ठीक परेशानी है। पाकिस्तान की ज्यादा है, क्योंकि अगर ईरान के साथ कुछ होगा, अगर वो कामयाब ना वहां एक होंगे छोटी तो सी मेरा बात। मुल्क भी एक दबाव में आएगा। एब्सोल्युटली।